अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फ़ाइन। जैसे रमज़ान की मुबारक जो है वो मैं आपको 15 रमज़ान के बाद देने के लिए आई थी, तो सेम इसी तरह से ही है। ईद को गुजरे हुए तकरीबन जो है वो 1 वीक प्लस हो गया है और आज मैं आपको ईद की मुबारकबाद देने के लिए आई हूँ। सो खैर बिलेटेड ईद मुबारक। ईद की खुशियाँ तो अपनी फैमिली के साथ ही होती हैं और परदेश में रहते हुए ये खुशियाँ आपको मुश्किल से ही मैसर आती है, और स्पेशली अगर आप नॉन मुस्लिम कंट्री में रह रहे हैं फिर तो नामुमकिन सी बात है। इस ईद पे हम लोगों ने प्लान किया कि हम अपनी फैमिली के पास चलते हैं। मेरे हस्बैंड के कज़न्स हैं जो कि स्वीडन में रहते हैं, तो हम लोग इस दफ़ा ईद करने उनके पास गए थे। सऊदीया में इस दफ़ा 30 रोज़े थे, तो हमारे भी 30 रोज़े थे। 30 रोज़े पे जो है हम लोगों की फ़्लाइट थी। फ़्लाइट जो थी वो हमारे अपने सिटी बुखारेस्ट रोमानिया से म्यूनिक जर्मनी तक थी। जर्मनी में हमारा 2 आवर्स का ट्रांसिट टाइम था और फिर वहाँ से हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट थी स्वीडन तक। स्वीडन में हम जिस सिटी में गए थे उसका नाम था गोथनबर्ग। प्लेन जिस टाइम फ्लाई करना स्टार्ट करता है उस टाइम पे फिर थोड़ी सी अजीब सी सिचुएशन होती है, थोड़ा सा दिल ऊपर नीचे हो रहा होता है। प्लेन में अच्छा वक्त गुजरा था, चूँकि बहुत लंबी फ़्लाइट नहीं थी। 1 आवर एंड 45 मिनट्स की फ़्लाइट थी। बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल था नो डाउट, क्योंकि वहाँ पे कोई स्क्रीन्स और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। जब फ़्लाइट टाइम कम होता है तो फिर उसमें जो है वो फूड भी नहीं दिया जाता, सिर्फ जो है वो पानी देते हैं और ये वाली चॉकलेट्स देते हैं। लेकिन अगर कोई कॉफ़ी या इस तरह से कुछ भी और स्नैक्स वगैरह ऑर्डर करना चाहता है तो वो आप पेक करके ले सकते हैं फ़्लाइट के अंदर। ये हम लोग जर्मनी म्यूनिक एयरपोर्ट पे पहुंच चुके थे। बहुत ही ज़्यादा क्लीन और बहुत ही ज़्यादा खामोशी थी एयरपोर्ट पे, और म्यूनिक एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। यहाँ पे हमारा 2 आवर्स का ट्रांजिट था। कुछ टाइम हम लोगों ने एयरपोर्ट देखने में गुजारा। मेरा और हस्बैंड का तो ऑब्वियसली फास्ट था। बच्चों के लिए मैं घर से कुछ खाना वाला बना कर लेकर आई हुई थी, क्योंकि एयरपोर्ट पे आइडिया नहीं होता कि किस टाइप की शॉप्स हैं, और स्पेशली जो है वो फूड कोर्ट में आपको कोई हलाल ऑप्शंस मिलेंगी भी या नहीं मिलेंगी। इसलिए बेहतर यही होता है कि आप जो है वो बच्चों के लिए स्पेशली कुछ ना कुछ बना के ज़रूर रख लें। और चूँकि फ़्लाइट में भी आपके पास ऑप्शन नहीं होता खाने का, तो ऑब्वियसली काफ़ी आवर्स के बाद बच्चों को भूख तो लगी जाती है। बोर्डिंग के लिए हमारा जो गेट था वो काफ़ी ज़्यादा दूर था, तो समझ लें कि हमने आधे से ज़्यादा एयरपोर्ट तो इसी चक्कर में देख लिया, क्योंकि हमें अपनी गेट तक पहुंचना था। काफ़ी ज़्यादा लंबी वॉक थी और उसके बाद फिर एक जगह पे हमें कुछ टाइम के लिए एक ट्रेन के लिए वेट करना पड़ा एयरपोर्ट के अंदर ही, और इस ट्रेन के थ्रू फिर जो है हम लोग आसानी के साथ जो है वो अपने गेट तक पहुंच सकते थे। ये मेरा वेरी फर्स्ट टाइम था इलेक्ट्रिक ट्रेन में सफ़र करने का। इससे पहले एक दफ़ा पाकिस्तान जाते हुए कतर एयरपोर्ट पे भी हम लोगों को अपने गेट पर तक जाने के लिए जो है वो इलेक्ट्रिक ट्रेन का सहारा लेना पड़ा था, और यू कैन से लाइक दिस इज़ माय वेरी सेकंड टाइम। लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस है इसमें बैठने का, और ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो फास्ट चलती है। जर्मनी का जो टाइम था वो हमारे टाइम से लाइक रोमानिया बुखारेस्ट के टाइम से 1 आवर पीछे था। 10:30 पे हम लोग अपने घर से निकले थे और फिर जो है एयरपोर्ट पे टाइम स्पेंड किया, और हमारी जो फ़्लाइट थी वो लाइक 12:45 पे हमारी फ़्लाइट थी, और अब यहाँ पे जो है वो टाइम हो चुका हुआ था राउंड अबाउट 2.5। हम अपने गेट के पास ही सिटिंग एरिया में बैठ गए थे, और क्योंकि अब कुछ टाइम ही रह गया था और हम वेट कर रहे थे कि कब बोर्डिंग टाइम स्टार्ट होगा और हम लोग जो है वो प्लेन में जाएंगे। और बस फिर कुछ टाइम के बाद जो है अनाउंसमेंट हो गई और हम लोग अपने प्लेन में जाने के लिए रेडी हो गए थे। हमारी फ़्लाइट नेम जो था वो लुफ्थांसा था। ट्रांसिट टाइम के बाद जब भी आप प्लेन में बैठते हैं तो हमेशा ऐसी फीलिंग्स होती है कि बस अब जो है ये फ़्लाइट ऑब्वियसली हमारी जो है वो मंजिल मकसूद तक हमें पहुंचाने वाली है। सो फाइनली 1 आवर एंड 30 मिनट्स की फ़्लाइट के बाद हम जो है वो गोथनबर्ग स्वीडन पहुंच चुके थे। स्वीडन के टाइम के अकॉर्डिंग हम जो है वो इवनिंग 6 o'clock पे वहाँ पे पहुँच चुके थे। लगेज जो है वो हमें पिकअप नहीं करना था, क्योंकि हमारे पास हैंड कैरीज ही थी इस दफ़ा, इसलिए एयरपोर्ट पे ज़्यादा टाइम नहीं निकला। बस हम जल्दी जल्दी से जो है वो बाहर निकल आए थे, और यहाँ पे आके हम लोग वेटिंग एरिया में बैठ गए थे। यहाँ पे बैठ के हम उनका वेट करते रहे जिन्होंने हमें पिक करने के लिए आना था, जो कि मेरे हस्बैंड के कज़न थे। और यहीं पे वेट करते हुए हम लोगों ने जो है वो चांद रात मुबारक के मैसेजेस करना शुरू कर दिए थे, और हमें भी रिसीव होना स्टार्ट हो गए थे। और बस इसी टाइम पीरियड में जो है वो इनके कज़न आ गए। एयरपोर्ट से बाहर निकले तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, और बस फिर हम घर की तरफ रवां दवां हुए, और जो है वो बारिश होने की वजह से थोड़ा सा स्लो स्पीड में जा रहे थे, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। और फिर जब घर पहुंचे तो बहुत ही मज़े का जो है वो अफ्तारी हम लोगों ने सब ने एक साथ मिलकर की, और साथ में डिनर भी। वहाँ पे जो है डे 1 का व्लॉग एंड हो गया था, और यहाँ से डे 2 स्टार्ट होता है जो कि ईद का डे था। सो लास्ट इफ्तारी जो मेमोरेबल रही, क्योंकि हम सब ने मिलकर की थी, और डिनर भी बहुत ही मज़े का था। बहुत खिदमत की उन सब ने हमारी, और बस फिर रात में गपशप वगैरह करके जो है वो हम लोग टाइम से ही सो गए थे। और ये नेक्स्ट डे जो है जैसे सुबह हुई तो मैंने देखा कि बाहर जो है वो स्टिल बारिश हो रही थी, तो सेकेंड डे ईद वाले दिन भी बारिश का सीन ऑन था।
घर इनका बहुत ही प्यारा बना हुआ था और स्पेशली जो लोकेशन थी वो तो बहुत ही प्यारी थी। इर्द गिर्द जो थे वो छोटे छोटे से पहाड़ थे और दरख्त थे बहुत ज़्यादा, बहुत ही पीसफुल लोकेशन थी। ये सारा ऊपर वाला पोर्शन था और यहाँ पे 3 बेडरूम्स थे, एक ड्रेसिंग रूम था, टॉयलेट था और इसके अलावा ये लिविंग रूम था और लाइक अच्छा स्पेशियस था। और यहाँ से जो है वो फिर आप डाउन स्टेयर्स जाते हैं और नीचे वाला पोर्शन भी बहुत प्यारा बना हुआ था और स्पेशली कि बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ था उन्होंने। लाइक ज़रूरत का हर सामान था उनके घर में, ऐसा नहीं था कि आपने घर को बहुत ज़्यादा ओवरलोड किया हुआ था, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो घर को इतना ज़्यादा भर लेते हैं कि उसमें भी आपको घबराहट होना स्टार्ट हो जाती है। और ये एक रूम था यहाँ पे जो कि उन्होंने एज ए ऑफिस बनाया हुआ था और ये टॉयलेट था नीचे और इसके अलावा एक लिविंग रूम था, नीचे किचन था। चलिए नेक्स्ट मैं आपको किचन की तरफ लेकर जाती हूँ और किचन से जो व्यू था ना वो तो बहुत ही प्यारा था। ये है कि आप वहाँ पे उनकी विंडो में देखें तो आप सारा बाहर जो है वो हाउसेस और आपको ट्रीज़ और रोड्स वगैरह सब कुछ नज़र आ रहा था और मुझे इनका किचन बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बहुत ज़्यादा क्लीन भी रखा हुआ था, नो डाउट। और ये देखें अब आप यहाँ से इनकी किचन की विंडो से व्यू चेक करें कि कितना खूबसूरत है। कि मैं तो बल्कि जितना टाइम वहाँ पे रही हूँ और जितना टाइम उनके साथ गपशप करती थी किचन में या उनकी हेल्प कराती थी, मैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है इस विंडो के साथ ज़रूर खड़े होकर बाहर देखती रहती थी। तो बहुत प्यारा व्यू था। और ये था ईद वाले दिन का मेन्यू और सब चीज़ें बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की थी। ईद की सुबह सुबह 8:30 पर जो है वो सारे घर वाले लाइक सारे बच्चे और जो मर्द हजरात हैं वो ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए थे। लेकिन चूंकि यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है स्वीडन में, लेकिन मस्जिदें उतनी ज़्यादा नहीं हैं, इसलिए जो भी मस्जिद इनके घर के नियर बाय थी, जो कि इतनी नियर नहीं थी, कम से कम वो भी 45 मिनट्स अवे ही थी। तो वहाँ पे डिफरेंट टाइमिंग्स के हिसाब से उन लोगों ने हाफ आवर के टाइम के डिफरेंस से जो है वो नमाज अदा की जा रही थी ईद की। जिसको जिस भी स्लॉट में टाइम मिल जाता था वो उस टाइम में जो है वो नमाज अदा करता था। इसलिए जो है ये लोग काफ़ी लेट आए थे, सुबह 8:30 के गए हुए थे और 12 o'clock के आसपास आए थे। और फिर ये जैसे ही आए तो फिर जो है वो समझ लें ईद की स्वीट्स वगैरह और जो लंच टाइम है वो हमारा इकट्ठा ही हो गया था। उसके बाद जो है खाना वाना खा के फिर हम लोगों ने सबको अपनी फैमिली को कॉल की, सबको ईद मुबारक वगैरह दी। और फिर कुछ आवर्स के बाद जो है चूँकि बाहर बहुत बहुत ज़्यादा ठंड थी और इतनी ज़्यादा ठंड थी कि धूप तो निकली हुई थी लेकिन हवा इतनी ज़्यादा ठंडी चल रही थी कि बाहर का प्लान आप कर ही नहीं सकते थे। तो फिर चूँकि ईद का दिन था और बच्चों को भी कोई न्यू जगह देखनी थी, तो फिर हम सब बच्चों को लेकर जो है एक प्ले एरिया में आ गए थे और यहाँ पे फिर जो है बच्चों ने 3-4 घंटे खूब खेला। मैं और जो अदर लेडी थी हम लोग जो है फिर करीब जो है एक मार्केट है वहाँ पे चले गए और हम लोगों ने कुछ शॉप वगैरह विज़िट की और बस फिर हम लोग जो है वो वापसी के रास्ते पर निकल आए। ये इनकी सारी सोसाइटी है जहाँ पे उन लोगों का घर बना हुआ है। तो वापसी पे जो है वो मैंने ऐसे कुछ वीडियो बनाई और आपको दिखा रही हूँ कि कितने प्यारे प्यारे और डिस्टेंस पे घर बने हुए हैं। और बस फिर बाकी ईद की जो शाम है वो हम सब अपने घर में ही एक दूसरे के साथ गपशप करके गुजारी और खाना वगैरह खाया। और बस फिर चूँकि सुबह से जो है सुबह सुबह उठे हुए थे सब ईद की नमाज़ के लिए और फिर बाकी सारा दिन भी बिज़ी रहा तो फिर टाइम से सो गए। और ये है गुड मॉर्निंग डे 3 की और यहाँ पे जो है हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे थे। और ब्रेकफास्ट जो है लाइट ही किया था, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं किया था उस दिन, लेकिन ये था कि बच्चों की पसंद का ब्रेकफास्ट था। और ये बच्चों का बेडरूम था, उनके बच्चों का ऑब्वियसली बेडरूम था जहाँ पे मेरे बच्चों ने भी उनके साथ स्टे किया था। तो मैंने सोचा चलें बच्चों के रूम की विंडो से भी जो है वो व्यू कैप्चर करना चाहिए कि कितना खूबसूरत व्यू है। जिस मर्ज़ी विंडो से देख लो व्यू सारे ही प्यारे थे। डे 3 पे जो कि ईद का सेकेंड डे था, इस दिन प्लान किया गया था कि हम आज कहीं बाहर सैर के लिए जाएंगे क्योंकि मौसम भी अच्छा था और ज़रा सनी था। नो डाउट बहुत ज़्यादा हवा बहुत ठंडी थी, लेकिन ये है कि धूप का निकलना ही एक खुशी की बात थी। और ये सारा घर का ही एरिया है। बच्चे टाइम से रेडी हो गए थे इसलिए वो इस टाइम को अवेल कर रहे थे और स्पेशली धूप को अवेल करते हुए जो है वो ट्रैम्पोलिन में खेल रहे थे। उनके घर की एक तरफ जो है वैसे ही पानी बह रहा था और इसकी पानी की आवाज़ खामोशी में बहुत ही अच्छी लग रही थी। ये मेरा वेरी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था यहाँ पे स्वीडन में कि हम लोगों ने जो है वो फेरी में जाना था आगे। वो सामने रेड सिग्नल ऑन है जो इस चीज़ को शो कर रहा है कि यहाँ पे अब गाड़ियों को वेट करना है और 5 to 10 मिनट्स के लिए आपको यहाँ पे वेट करना होता है। जैसे करंटली यहाँ पे टाइम था 3:37 का और जो फेरी थी उसने आना था 40 मिनट्स पे और वो देखें जो है वो फेरी आना स्टार्ट हो गई थी। और फिर जैसे ही 40 मिनट्स हुए तो जो है वो सिग्नल ग्रीन हो गया था और फिर जब जैसे सिग्नल ग्रीन हुआ तो गाड़ियों के लिए जो है वो खोल दिया गया था रास्ता। सबसे पहले जो है वो फेरी के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं वो बाहर निकलती हैं। जब वो सारी गाड़ियाँ निकल जाती हैं और फिर वहाँ पे स्पेस बन जाती है और फिर इस साइड पे जितने लोग वेट कर रहे होते हैं फिर ये लोग अपनी आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियाँ जो हैं वो फेरी में लेकर जाते हैं। ये यहाँ के लोगों की बिल्कुल नॉर्मल प्रैक्टिस है, लोग रूटीन में इसको यूज़ करते हैं। जब भी लोगों ने रिवर को क्रॉस करके दूसरी साइड पर जाना होता है तो वो फेरी में जाते हैं और फिर फेरी के बाद जो है दूसरी साइड पर उनको उतारा जाता है। और अभी देखिए 3:38 हो चुके हुए हैं और सिर्फ 2 मिनट्स रह गए हैं।
और देखें जैसे ही 3:40 हुए एग्जैक्टली उस टाइम पर जो है सिग्नल ग्रीन हो गए हैं और जो है वहाँ से गाड़ियाँ आना आहिस्ता आहिस्ता रुक जाएंगी और यहाँ से गाड़ियाँ जाना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी और ऐसे स्लो स्लो जो है हम फेरी के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे। फेरी के अंदर भी 3 to 4 लेन्स होती हैं और काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ और इवन बसेस भी इसके अंदर आ जाती हैं। जितनी भी गाड़ियाँ वेट कर रही होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो फेरी में जाना स्टार्ट हो जाती हैं और फिर जब एक कैपेसिटी उसकी हो जाती है फुल, उसके बाद जो है उसके डोर को लॉक कर दिया जाता है। तो कुछ टाइम के बाद जो है वो फेरी चलना स्टार्ट हो जाती है, यानी आपको दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे पर लेके जाने के लिए। लेकिन फीलिंग्स ऐसे ही आ रही होती है कि बस आप गाड़ी में बैठे हुए हैं। हाँ, ऐसे बल्कि फील हो रहा होता है कि सामने जो भी चीज़ें हैं जैसे दरख्त हैं या पहाड़ हैं वो आपकी तरफ आ रहे होते हैं, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं होता, आप उनकी तरफ जा रहे होते हैं। और ऐसे 2-4 मिनट में जो है वो आप दूसरी साइड पे पहुंच जाते हैं और जैसे ही आप दूसरी साइड पे पहुंचती हैं तो फिर गेट को खोल दिया जाता है और आप फिर रोड पर आ जाते हैं। मेरा तो ये पहला ही एक्सपीरियंस था और आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे लोगों को ये देखने का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में वीडियो बनाई ताकि जो है अच्छे तरीके से आपको भी इस चीज़ की समझ में आ जाए कि फेरी में बैठना और फेरी में जो जाना है वो क्या होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि फेरी में एंटर होने के बाद आप गाड़ी में बैठे रहें, अगर आपका दिल चाह रहा है तो आप गाड़ी से बाहर निकल के भी देख सकते हैं। आज के प्लान में ये था कि हम लोगों ने ओशन पे जाना था। ये वहाँ का एक ब्रिज था जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगा, इसकी मैंने बहुत दफ़ा वीडियो बनाई है। आई होप कि आपको वीडियो में आगे भी नज़र आएगा। तो कुछ टाइम के बाद, टाइम तो मुझे अब याद नहीं है कि कितने टाइम के बाद जो है हम यहाँ पर पहुँच गए थे। ओशन पे सैर करने के लिए ऑब्वियसली हमें इस शिप में बैठना था। शिप की डिफरेंट टाइमिंग्स थी। जितने बजे हम पहुँचे थे तो उसके कोई हाफ आवर के बाद या 45 मिनट्स के बाद जो है शिप ने दोबारा चलना था। तो जितना टाइम हम लोगों ने वेट करना था, मैं और मेरे हस्बैंड की कज़न की वाइफ जो थी, हम लोगों ने सोचा कि हम थोड़ी सी वॉक करते हैं। बाकी सब बच्चे और मर्द हजरात जो थे वो एक साइड पर खड़े गपशप लगा रहे थे। यहाँ पर तो हवा इतनी ज़्यादा थी, हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि बहुत ही ज़्यादा ठंड भी बहुत ज़्यादा लगना स्टार्ट हो गई थी। ये देखें इस तरह से शेप आई और इस तरह से जो है वो लोग अंदर जाना स्टार्ट हो गए थे। ये भी मेरा न्यू एक्सपीरियंस था। सबसे पहले तो फेरी वाला एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया और अब ये सेकंड एक्सपीरियंस था। और ये भी यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल रूटीन है कि लोग जो हैं वो ओशन को क्रॉस करके अपने घरों में जाते हैं। हमने भी बेसिकली ओशन को क्रॉस करके आइलैंड पे जाना था। लेकिन मुझे ये सुन के वहाँ पे और देख के काफ़ी हैरानगी हुई कि आइलैंड पे रहने वाले लोग डेली जो है वो इस शिप में जो है वो सिटी में एंटर होते हैं और अपने ऑफिस में या स्कूल्स में या अपने कामों में या जहाँ पर भी लोग जाते हैं वो वहाँ पे जाते हैं। और शाम के टाइम जब उनका सब टाइम काम फिनिश हो जाता है तो फिर वो लोग जो हैं वापस इसी शिप में बैठते हैं और आइलैंड पे वापस जाते हैं। कुछ टाइम हम शिप के ओपन एरिया में भी गए थे और हवा इतनी ज़्यादा ठंडी और इतनी ज़्यादा चल रही थी, लेकिन उसको जो है हमने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया उस मोमेंट को। ऐसे डिफरेंट छोटे छोटे से आइलैंड बने हुए हैं और हम एक आइलैंड पे हम लोग पहुंच चुके थे। बहुत ही ज़्यादा खामोशी, बहुत ही ज़्यादा सुकून था। और इस एरिया में ऑब्वियसली आइलैंड पे कोई जो है आपकी मार्केट्स नहीं होती, कोई भी इस तरह का शोर और हंगामा नहीं होता, कोई गाड़ियाँ नहीं होती, कुछ भी ऐसा नहीं होता। तो इतना ज़्यादा सुकून होता है यहाँ पे। ऑब्वियसली सिंपल जो है ये साइकिल्स होते हैं जो कि ये लोग अपने घरों तक जाने के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे एक साइकिल स्टैंड बना हुआ था नियर जो है वो शिप के, और यहीं से लोग जो है अगर उनको अपनी साइकिल के थ्रू जाना होता है आगे तो वो शिप में ही साइकिल को रखते हैं और फिर वो जो है अपनी दूसरी जगह में चले जाते हैं सिटी के अंदर। ये वहाँ के लोगों की डेली प्रैक्टिस है, वो डेली लाइफ में ये सब कुछ करते हैं। ये देखिए जैसे आप लोग देख रहे हैं कि एक जो लड़का है वो साइकिल पे आ रहा है और शिप की डिफरेंट टाइमिंग्स होती हैं जो कि उनके पास जो डिस्प्ले हो रही होती हैं कि कितने टाइम के बाद जो है वो शिप आएगी, 10 मिनट्स के बाद या हाफ आवर के बाद। इसके अलावा इमरजेंसी शिप्स भी होती हैं, अगर किसी को इमरजेंसी हो जाए या किसी को डॉक्टर के पास जाना हो या इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो वो कॉल करते हैं और वो जो है शिप अर्जेंट उनके पास आ जाती है और उनको जो है वो फिर जिस जगह पे उनको जाना होता है सिटी में वहाँ ले जाती है। ये देखें दरमियान में भी जो है एक आइलैंड आया और यहाँ पे आप देखेंगे कितने ज़्यादा घर बने हुए। ऐसा नहीं है, बहुत दुनिया यहाँ पे आइलैंड्स पे रहती है। आई थिंक जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा सुकून पसंद होता है या एक्सट्रीम सुकून पसंद होता है वो लोग आइलैंड पे अपने घर बना लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे ना कोई शोर, ना कोई धुआं, ना कोई किसी चीज़ की भी शोर शराबा नहीं होता। अब जो है वो सनसेट हो रहा था, मगरिब का टाइम होना स्टार्ट हो गया था और हम भी आइलैंड की और ओशन की सैर वगैरह करके वापस आ गए थे सिटी में। जिस जगह पर गाड़ी पार्क की हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा दूर थी, अगर वॉक करके जाते तो अच्छा खासा टाइम लग जाना था और इतनी हिम्मत भी नहीं थी बच्चों के साथ जो है वो इतना ज़्यादा दूर तक जाएं। ये है कि लकीली हमें जो है वहाँ पर ये ट्रैम मिल गई, ये इलेक्ट्रिक ट्रैम्स होती हैं। तो हम सब जल्दी से इसी में बैठ गए और फिर जो है हम लोगों ने जहाँ पे गाड़ी पार्क की हुई थी हम फिर लोग वहाँ पे इजीली पहुँच गए।
मगरिब का टाइम होने का मतलब ये था कि इस टाइम पर वहाँ पे जो है वो 8:30 हो रहे थे और इस डे पे प्लान ये बना था कि खाना बाहर से खाएंगे और बस फिर हम उस तरफ निकल पड़े। और ये वहाँ का काफ़ी लंबा जो था वो अंडर पास था, कम अज़ कम भी जो है वो 2 मिनट्स के लिए जो है हम इसी में ही रहे। यहाँ पे मैंने वीडियो थोड़ी फॉरवर्ड कर दी इसलिए कि 2 मिनट्स तो फिर ये मुझे आपको अंडर पास दिखाने में ही लग जाते। आज का डे टाइम तो काफ़ी सनी था और अच्छा था, नो डाउट ठंड तो थी ही, लेकिन जो है इवनिंग में जो है वो फिर से क्लाउडी हो गया था। अब जो है हम डिनर करने के लिए रवां दवां थे। जहाँ पे गाड़ी पार्क की हुई थी और जहाँ पे हम लोगों ने जिस रेस्टोरेंट में जाना था वहाँ का आई थिंक 30 मिनट्स का ड्राइव था। सो फाइनली हम जो है वो एक रेस्टोरेंट में पहुंच चुके थे। ये वहाँ का एक हलाल रेस्टोरेंट था। चूँकि ईद का सेकंड डे था इसलिए रेस्टोरेंट में भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड था आज के दिन पे। ऑलमोस्ट सारे ही लोग लग रहे थे कि ये सब मुस्लिम हैं, लेकिन यहाँ का फूड बहुत मज़े का, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। बहुत इन्जॉय किया हमने फूड को। डिनर वगैरह करके फिर हम लोग वापसी के लिए निकले और ये एग्जैक्टली फिर जो है हम लोग फेरी के पास थे और वेट कर रहे थे अपने टर्न का। लेकिन हम लोग जो है वो गाड़ी से बाहर निकल आए थे ताकि जो है वो हम लोग क्लियरली देख सकेंगे किस तरह से जो गाड़ियाँ अंदर जा रही होती हैं और किस तरह से बाहर आ रही होती हैं। और बाहर तो हम फ्रीज़ हो रहे थे और बस फिर हमने गाड़ी में जाने की। और यहाँ से जनाब स्टार्ट हो रहा है डे 4। जितने दिन भी हम लोग स्वीडन में रहे हैं हर दिन ही बारिश हुई है सिवाय एक दिन के जो कि प्रीवियस डे था। और जो वहाँ पे रहने वाले हमारे कज़न्स थे उन्होंने भी यही बताया कि यहाँ पे मोस्टली वेदर ऐसा ही रहता है और किसी भी टाइम बारिश हो जाती है और मोस्टली जो है वो बारिशें होती रहती हैं। खैर जो भी हम लोगों के सबके मिलके बनाए हुए प्लान्स थे हम तो उस पर चलते रहे हैं और बारिश हो भी रही थी तो खैर इतना ज़्यादा बॉदर नहीं किया। लेकिन ऑब्वियसली बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा हम आउटडोर के प्लान्स नहीं बना सके जो कि हम लोग बनाना चाह रहे थे। फ्राइडे वाले दिन हमें एक इनविटेशन था दावत का, जो कि मेरे हस्बैंड के एक और कज़न है, हमें उनकी तरफ जाना था रात में। फ्राइडे वाले दिन हम लोग ब्रेकफास्ट करके रेडी हो के 12 o'clock के आसपास घर से निकल गए थे क्योंकि सबका प्लान था कि आज जो है हम लोग जुमे की नमाज़ इकट्ठे जो है वो मस्जिद में अदा करेंगे। 45 मिनट्स तो जो है वो मस्जिद पहुंचने में लग गए थे और ये हम लोग मस्जिद के पास आ चुके थे और काफ़ी ज़्यादा हमें लोग नज़र आ रहे थे जो कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे थे इस टाइम पे बारिश में ही। काफ़ी अच्छी और काफ़ी बड़ी मस्जिद थी ये, सिटी के नेम पे ही मस्जिद का नाम था, गॉटरबर्ग मॉस्क। बस हमें जो है वो जल्दी से मस्जिद के आगे उतारा गया और हम मस्जिद में एंटर हो गए। كما أمرك ربك سبحانه وتعالى، أي كما أمرك ربك، فقف عند نهيه وسارع لتنفيذ أمره। ये मर्दों वाली साइड पर जो है जुमा का खुतबा हो रहा था और ऐसे स्क्रीन पे हम लोग जहाँ पे फ़ीमेल की जगह बनाई गई थी नमाज़ अदा करने की वहाँ पे हम लोग बैठ के जो है वो देख भी सकते थे और ऑब्वियसली सुन भी सकते थे। मस्जिद बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन थी, बल्कि मस्जिद के अंदर एक मदरसा वगैरह भी बना हुआ था। एक पोर्शन फ़ीमेल के लिए था, ये सब जो है वो फ़ीमेल के लिए वज़ू वगैरह करने के लिए जगह थी। मस्जिद में सबके साथ नमाज़ पढ़ने का बहुत मज़ा आया और स्पेशली अज़ान के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक अजीब सी कैफियत थी दिल की, क्योंकि ऑब्वियसली जब से बाहर की कंट्रीज़ में हम लोग आए हैं तब से जो है अज़ान की आवाज़ तो वैसे सुनना नसीब ही नहीं होती जिस तरह से मस्जिद वगैरह में होती है। तो फिर कहीं पे भी जब अज़ान की आवाज़ आती है या हम लोग अज़ान को सुनते हैं तो वो एक दिल की एक अजीब सी कैफियत होती है जो कि बयान से बाहर है। मस्जिद से नमाज़ अदा करने के बाद फिर एक करीब ही मॉल था, तकरीबन 15-20 मिनट्स की ड्राइव पर एक मॉल था, फिर हम लोग वहाँ पर आ गए। इस मॉल में काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हम लोगों ने विज़िट की। H&M के अलावा कोई भी ऐसी शॉप नहीं थी, यहाँ पे कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं था जो कि हमारे रोमानिया में हो। सब जो थे वो डिफरेंट थे। रोमानिया में डिफरेंट ब्रांड्स हैं और यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स हैं। सिर्फ H&M जो था वाहिद वो मुझे लगा कि वो है यहाँ पे। कोई बुक स्टोर नज़र आ जाए और वहाँ पे हम लोग ना जाएं ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। कुछ लें या ना लें लेकिन विज़िट करना तो मस्ट होता है। जैसे रोमानिया में जो है जितने भी बुक स्टोर्स हैं वहाँ पे ज़्यादातर बुक्स रोमानियन में ही होती हैं, बहुत कम जो होते हैं रैक्स वो इंग्लिश बुक्स के लिए होती हैं। सेम यहाँ पे भी जितनी सारी बुक्स थी वो सारी स्वीडिश लैंग्वेज में थी, लेकिन 1-2 पोर्शंस बने हुए थे जहाँ पे जो बुक्स थी वो इंग्लिश में भी थी। ये वाली शॉप तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और यहाँ पे कहा जा रहा था कि ये गुडीज़ बनाने की जो है शॉप है। गुडीज़ बैग मीन्स लाइक उसमें आप जो है बच्चों के लिए डिफरेंट जो है वो जेलीज और चॉकलेट्स और इस तरह की चीज़ें वगैरह इस शॉप से एक ही स्टोर से ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि उन्होंने यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन किया हुआ है कि ये वाली वेजिटेरियन है या यहाँ पर इन जेलीज़ के अंदर जो है वो जेलेटिन यूज़ नहीं किया गया, कोई एनिमल एक्सट्रैक्ट यूज़ नहीं किया गया। तो ऐसे ख़रीदना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। आप आराम से ऊपर देखते हैं कि क्या
लिखा हुआ है और ये आपको सूटेबल है या नहीं, और जो आपको सूटेबल होता है वो आप बैग्स में डाल लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा जेलीज़ की टाइप थी कि मैं तो बल्कि पूरी वीडियोस बना भी नहीं पाई। बहुत ज़्यादा जेलीज़, बहुत ज़्यादा स्वीट्स, कैंडीज़, चॉकलेट्स, इस तरह की जितनी भी चीज़ें थी ये प्रॉपरली सिर्फ उसी चीज़ की ही शॉप थी। ये देखें जैसे यहाँ पे कोई जो है वो अपने बैग्स बना रहा है, वो डिफरेंट जो है वो जेलीज़ वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं। बल्कि ईद वाले दिन जो है मेरे हस्बैंड के कज़न ने भी बच्चों के लिए, सब बच्चों के लिए जो है ऐसे यहीं से गुडी बैग्स वगैरह बनाए हुए थे। ये देखें लॉलीपॉप्स भी बने पड़े हुए हैं यहाँ पे। जितना टाइम हम लोग मॉल में सैर कर रहे थे उतना टाइम जो है गाड़ी जो है वो चार्जिंग पे लगी हुई थी। ये इलेक्ट्रिक कार है तो इसको जो है चार्जिंग के लिए लगाया हुआ था यहाँ पे, और यहाँ पे डिफरेंट स्टेशंस बने हुए हैं जहाँ पे आप लोग गाड़ी चार्जिंग पे लगा सकते हैं। सैटरडे में सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम मैंने यही किया कि बैग्स को पैक किया। वैसे बैग्स में ही सारी चीज़ें रखी हुई थी जब से हम लोग आए थे। ऐसा नहीं था कि मैंने सारा सामान जो है वो बाहर निकाला हुआ था, जो ज़रूरत का होता था वो निकाल लेती थी और बाकी जो है इस तरह से मैनेज किया। लेकिन यह है कि ऑब्वियसली एंड पर आपको सारा बैग जो है एक प्रॉपर तरीके से असेंबल करना होता है, हर चीज़ प्रॉपरली बैग में सेट करके रखनी होती है। मज़े की बात यह है कि आज भी जो है वो बारिश हो रही थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है वो बच्चों के लिए और अपने लिए भी इवन जो है वो मैंने बर्गर्स वगैरह बना लिए थे रास्ते के लिए, क्योंकि मुझे आइडिया था कि जो है वो फिर रास्ते में भूख वगैरह लग जाएगी। और चूँकि हमारा ट्रांसिट टाइम थोड़ा सा लंबा था, वापसी पे 4 आवर्स का ट्रांसिट टाइम था, इसलिए फिर ज़्यादा लंबा टाइम जो है वो एयरपोर्ट पे गुजरना था। और आई नो कि एयरपोर्ट पे जो है वो कोई ऐसे जो हलाल फूड की ऑप्शन भी नहीं होनी थी, इसलिए फिर जो है वो मैंने कबाब के जो है वो बर्गर्स वगैरह घर पर ही बना लिए थे। और चूँकि आज हमारा लास्ट डे था तो बस फिर ये है कि 12 o'clock के आसपास हम लोग घर से निकल गए थे वापसी के लिए। ये हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। चूँकि एयरपोर्ट घर से 45 मिनट्स दूर था और थोड़ा सा बारिश भी हो रही थी तो इसलिए जो है वो हमें टाइम से ही निकलना हुआ। कुछ टाइम के बाद जो है हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच चुके थे। ये जो है यहाँ का गोथनबर्ग एयरपोर्ट है, जहाँ से हम लोग आए थे उसी एयरपोर्ट से हमारी वापसी भी थी। एयरपोर्ट से होता है कि आप रेंट ए कार कर सकते हैं, यानी कि जब आप एयरपोर्ट पे आएँ और यहाँ से आप जो है वो कार्स वगैरह की ऑप्शन होती है, आप उसको रेंट कर लें। जितने दिनों के लिए भी आपने उस कंट्री में रहना है उतने दिन आप लोग यूज़ करें और वापसी पे आप कार को वापस रिटर्न करें और एयरपोर्ट पे दोबारा से आएँ और अपनी फ़्लाइट लें और वापस अपने घर पे निकल जाएं। ये भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन अच्छा था। और आई थिंक बहुत सारे लोग जिनके रिलेटिव्स ऑब्वियसली इस कंट्री में नहीं होते जहाँ पे वो सैर के लिए जाते हैं, वो इसी ऑप्शन को यूज़ करते हैं और ये अच्छी ऑप्शन है। तो हम सबको गुड बाय कह के और जो है एयरपोर्ट के अंदर आ चुके थे। यहाँ पे हमारा लगेज वगैरह चेक हुआ और उसके बाद हम लोग अपने गेट पर चल पड़े और गेट के नियर बाय जो भी सिटिंग एरिया था वहाँ पे हम लोग बैठ के अपने जो है वो बोर्डिंग का वेट करने लगे। एयरपोर्ट पे इस तरह से जो है वो एक साइड पर उन लोगों ने स्मोकिंग के लाउंज बनाए हुए हैं, जिसको स्मोकिंग करनी होती है वो इस लाउंज में जाए और वहाँ पे बैठ के स्मोकिंग कर ले। इस टाइम हम लोग जर्मनी एयरपोर्ट पर थे। वापसी पे स्वीडन से जर्मनी तक की हमारी फ़्लाइट जो थी वो 1 आवर 15 मिनट्स की थी। वापसी वाला जो हमारा सिटी था जर्मनी का वो म्यूनिक नहीं था। वापसी पे हमारा ट्रांजिट था फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। ये बिल्कुल जहाँ पे हम लोगों का सीटिंग एरिया था वहाँ पे ये एक गेमिंग रूम था। पहले तो मुझे यही टेंशन थी कि 4 आवर का ट्रांजिट टाइम है, इतना लंबा ट्रांजिट टाइम कैसे गुजरेगा बच्चों के साथ। लेकिन माशाल्लाह ये है कि उनको गेमिंग जो है रूम मिल गया और वहाँ पे उनको कुछ फ्रेंड्स भी उन्होंने बना लिए और फिर बड़े मज़े के साथ उन लोगों ने वहाँ पर काफ़ी टाइम गुजार लिया। जर्मनी एयरपोर्ट पे आने के बाद जो है जब हमारे ट्रांसिट टाइम में हम लोगों ने जो घर से बर्गर्स वगैरह बनाए हुए थे वो हम लोगों ने अपना लंच कर लिया था और फिर उसके बाद जो है वो दोबारा भूख का एहसास हुआ कुछ टाइम के बाद। तो हमें एक जो है वो बड़ी अच्छी सी शॉप मिल गई थी जहाँ से जो है वो आपको बड़ी अच्छी हेल्दी योगर्ट्स और इसके अलावा जो है वेजिटेबल फ्रूट्स और इस तरह की ऑप्शंस मिल गई थी। और फिर जो है वहाँ से हम लोगों ने कुछ चीज़ें ख़रीदी और आराम से बैठ के उसको खाया और वेट किया कि कब जो है हमारी बोर्डिंग टाइम स्टार्ट होगा। फाइनली बुखारेस्ट के लिए बोर्डिंग टाइम स्टार्ट हो गया था। 8:10 पे हमारा फ़्लाइट टाइम था। सो फाइनली जो है वो वापसी के रास्ते पे हम लोग अब निकल चुके थे अपने घर बुखारेस्ट रोमानिया की तरफ। बहुत लंबा व्लॉग तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन मैंने कोशिश की कि 5 डेज़ के ट्रिप को जो है मैं 24 मिनट्स में एटलीस्ट समराइज़ करके आप सबके सामने पेश करूँ और अपने लिए भी एक मेमोरी बनाकर जो है अपने चैनल पे सेव कर लूँ। सनसेट का व्यू चेक करें कि कितना खूबसूरत लग रहा है। इस टाइम जो है वो मगरिब का टाइम हो चुका हुआ था। और चलें यहाँ पे मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है वो स्वीडन का व्लॉग कैसा लगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक न्यू व्लॉग के साथ आऊँगी। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।